हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का पार्ट 5। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल फिर 25 यानी 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अभी तक मैंने 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस अभी तक मैं करा चुका हूं, जो आपके प्रीवियस एग्जाम से रिलेवेंट थे, ताल्लुक रखते थे। और वो पेपर में आपकी जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो आपका 101 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी किसने या किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उस टाइम पे हुआ करती थी। ये आपका 12 फरवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा सबसे यानी किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 101 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, व्याख्या मिल जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में कर दी थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की थी। तो यहाँ पे आपका सन भी क्लियर हो गया, कहाँ पे हुई थी ये भी क्लियर हो गया, और किसने किया था ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी स्वामी विवेकानंद ने आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका एक और पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद 102 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन से हैं। तो भारत के जो मशहूर शहनाई वादक आपके कौन से हो जाएंगे, तो बिस्मिल्लाह खान जो हो जाएंगे आपके वो शहनाई वादक हो जाएंगे मशहूर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं, और लतीफ़ खान मशहूर सारंगी वादक हैं, और रविशंकर मशहूर सितार वादक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 पॉइंट जो क्लियर हो गए, तीनों ऑप्शंस के भी यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं आपको। तो बिस्मिल्लाह खान मशहूर शहनाई वादक हैं, लतीफ़ खान सारंगी वादक हो जाएंगे, और रविशंकर जो हो जाएंगे वो सितार वादक हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 103 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 103 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है कौन से वर्ष में लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध ये आपका लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी जितने भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई, 4 वीडियो, उसमें लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि 12 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था एसएससी जीडी कांस्टेबल के। उसके बाद यहाँ पे जो प्लासी का युद्ध था वो कौन से वर्ष लड़ा गया था, तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अगला पॉइंट है, यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उसी में उनकी मतलब हत्या भी हो गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 104 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। तो भारत का जो आयरन मैन है वो किसको जाना जाता है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था आपका। ये ऑप्शन डी यहाँ पे क्लियर राइट आंसर हो जाएगा 104 नंबर के क्वेश्चन का। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन कहा जाता है, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी, यानी बाल गंगाधर को ही लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि मतलब दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में आपका महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो यह भी यहाँ पर क्लियर हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस सन में दी थी, तो 1915 में आपका दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया हुआ है, इरेज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका 105 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। तो 105 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे। तो स्वतंत्रता के जस्ट बाद जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे, तो सब प्राइम मिनिस्टर जो कौन थे, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और पहले आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तो आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो उसके बाद इसके जो उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कौन हुए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए थे। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इनके बारे में एक और वो आपका प्रचलित है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ आती है वो 29 फरवरी को आती है, यानी हर 4 साल बाद इनका जो डेट ऑफ बर्थ वो गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो ये भी आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ गए। तो मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के
चौथे प्रधानमंत्री हुए थे और जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री हुए थे। तो जगजीवन राम, ये भी आपको याद करना है, पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम। और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री हुए थे। तो यहाँ पे कुछ आपका प्रधानमंत्री थे जिनको क्रम वाइज बताया गया है, कब हुए थे वो कब नहीं हुए थे, तो यहाँ पे इसको आपको नोट करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 106 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 106 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो 1793 में जमींदारी प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आपका कॉर्नवालिस के द्वारा आपको शुरू की गई थी। कौन सी, तो जमींदारी प्रणाली। और ये क्वेश्चन आपका 12 फरवरी 2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया हुआ है SSCGD कांस्टेबल एग्जाम के। और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। तो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी और रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था उस टाइम पे, यानी अब लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल के बारे में। उसके बाद 107 नंबर का क्वेश्चन है कि वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन था, आपका पहले विदेशी भी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके पहले एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक हुआ करते थे जिन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न से नवाजा गया। तो भारत, और पहले विदेशी भी थे, ऐसा कहा जा सकता है कि पहले विदेशी कौन थे या पहले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्रोवाइड कराया गया था, दिया गया था। तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान हुआ करते थे। उसके बाद आगे यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसका अगला पॉइंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पॉइंट तो मैंने बता दिया सीमांत गांधी, दूसरा आपका बादशाह खान के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी, बेनजीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई थी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान में पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और पहला प्रधानमंत्री कौन हुआ था, तो बेनजीर भुट्टो थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे 108 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना ... द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा आपका भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया है, यानी किसके द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। अगला पॉइंट है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये भी आपको नोट करके रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारत के आपका लगातार नहीं कह सकते, लेकिन बीच बीच में भारत के 3 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे यहाँ पे आ गया 109 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आदमगढ़ शैलाश्रम जो है वो आपका विश्व विरासत स्थल में नहीं है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आदमगढ़ शैलाश्रम विश्व विरासत स्थल नहीं है, यह मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर में सिचुएटेड है। तो ये आपको नोट करके रखना है। उसके बाद आगरा किला जो है आगरा विश्व विरासत में आपका इसका नाम दर्ज किया गया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपका उसमें अन्य विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं ये सभी विश्व विरासत में स्थल में शामिल है। तो ये आपको नोट करके यहाँ पे पॉइंट रखना है कौन सा आपका नहीं है। तो आदमगढ़ शैलाश्रम जो है वो नहीं है विश्व विरासत स्थल में, और जबकि आगरा का किला, भीमबेटका, अजंता की गुफाएं, एलोरा की अजंता की गुफाएं आपका ये सभी कहाँ पे हैं, विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। उसके बाद 110 नंबर का क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के पिता आपके कौन थे। तो रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, तो इल्तुतमिश, यानी रजिया सुल्तान के पिता आपके इल्तुतमिश हुआ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 नंबर के क्वेश्चन का। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश हुआ करते थे। अगला पॉइंट है, मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक माना जाता है, यानी कौन सा है, मोहम्मद तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक माना जाता है। और उसके बाद बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था, और कैकुवाद बलबन का पोता हुआ करता था।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं 111 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 111 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो कौन सा इसमें से बताना है आपका नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो ये आपका 13 फरवरी 2019 को शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है SSC GD कांस्टेबल एग्जाम के। तो यहाँ पे आपका 89 जो हो जाएगा वो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। उसके बाद आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो 89 नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट, मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसका कोलडीहवा से धान की भूसी मिलती है और बुर्ज होम को प्लेस ऑफ विल्ज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी जो आपका आगे लिखा होता है वो चारों ऑप्शन का यहाँ पे निचोड़ लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता होगा, मैं आशा करता हूँ। उसका आगे बढ़ते हैं। आगे 112 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो महात्मा गांधी ने आपका डिजाइन किया था स्वराज ध्वज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 112 नंबर के क्वेश्चन का। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते चक्र का निशान भी बनाया था खुद अपने हाथों से। उसके बाद 113 नंबर का क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो है निम्नलिखित में से किसने दिया था। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक जो कि आपके गरम दल के नेता हुआ करते थे, इन्होंने आपका यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये आपका शिफ्ट थर्ड में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 13 फरवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था SSC GD का। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी वृद्ध आपके सबसे वृद्ध आदमी उस टाइम पे, यानी जो क्रांतिकारी थे वो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। इसी तरह इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो आपका हो जाएगा एलोरा की गुफाएं जो आपका महाराष्ट्र में पड़ती हैं, उनमें ये आपका दृश्य जो है चित्रित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या कुछ इस प्रकार से कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण एलोरा की गुफा में मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अजंता गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है, कन्हेरी गुफाओं में बौद्ध कला का चित्रण भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 115 नंबर का क्वेश्चन है कि पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो चरक संहिता के अनुसार आपका मानव शरीर में आपके 360 हड्डियां होती है, जबकि आपको साइंस के हिसाब से देखा जाएगा तो 306 हड्डियां ही पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और मानव शरीर में वैसे तो आपका 206 हड्डियां होती हैं। 306 तो जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसके हड्डी मतलब पाई जाती हैं उसमें, जब आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है तब। उसके बाद 116 नंबर का क्वेश्चन है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। तो तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर है वो आपके किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। तो आपका नायनार आपका भगवान शिव को समर्पित है वो मंदिर। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर नायनार संप्रदाय से संबंधित है और नायनार भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। अलवार भक्त वैष्णव धर्म को मानते थे। आदिशक्ति उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिए गए हैं। ये सारे के सारे आपके जो पॉइंट हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन है कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा हो जाएगी। तो नेल्सन मंडेला, आपका जो साउथ अफ्रीका के, जैसे अपने देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना गया है, वैसे नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका के ये भी आपके नेशनल फादर माने जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा हो जाएगी। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आपका लॉन्ग वॉक यानी लॉन्ग लंबा सफ़र, आपका फ्रीडम आज़ादी के लिए लंबा सफ़र, ऐसा कुछ इनकी हिंदी की बुक हो जाएगी मान लो। तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा हो जाएगी। उसका मार्टिन लूथर प्रसिद्ध धर्म सुधारक हुआ करते थे। उसका अगला पॉइंट है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको नोट करके रखना है। उसके बाद 118 नंबर का क्वेश्चन है कि एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान डॉट डॉट की एक पहल है। किसकी है? तो पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। एडॉप्ट अ हेरिटेज, आपका अपनी धरोहर अपनी पहचान। तो यहाँ पे ये आपका पर्यटन मंत्रालय का एक क्या है, आपका एक मतलब एक पहल है। उसके बाद यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, एडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद 119 नंबर का क्वेश्चन है कि जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से आपका जुड़ी ताल्लुक रखती हैं। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या आपकी दी गई है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं और जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हुआ करती हैं। उसके बाद यहाँ पे 120 नंबर का क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक आपके कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है शुद्धि आंदोलन के संस्थापक के रूप में। ये क्वेश्चन आपका 14 फरवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया हुआ है। उसके बाद व्याख्या है इसकी कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पे आपके तीनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करके रखना है। उसके बाद 121 नंबर का क्वेश्चन है कि गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबद आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आपका बीजापुर यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बीजापुर में आपका स्थित है गोल गुंबद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या है आपका? तो देवगिरी है। देवगिरी को ही आपका दौलताबाद कहा जाएगा और दौलताबाद को ही देवगिरी के नाम से जाना जाता है और बीदर कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। तो ये आपको नोट करके यहाँ पे रखना है। उसके बाद 122 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो हिंदुस्तानी आपका परंपरा से वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा से आपके वो जुड़े हैं पंडित भीमसेन जोशी। उसके बाद 123 नंबर का क्वेश्चन है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो करो या मरो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसका एक नारा है करो या मरो। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन जो कुछ इस प्रकार से, करो या मरो प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था और उसके बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को चलाया था। उसके बाद रौलट आंदोलन जो आया था 1919 में चला गया था और इसके बाद ही आपका जस्ट इसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किसने राज दरबार में सिजदा साष्टांग प्रणाम और पैबो सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने आपका ये शुरू किया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिजदा तथा पैबोस की आपका प्रथा जो किसने शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या दी गई है कि गुलाम वंश के शासक बलवन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में बाजार नियंत्रण नीति को लागू कर दिया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर या कोही की आपका स्थापना की थी और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बदनगान की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पे कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करके यहाँ पे रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उसके बाद यहाँ पे 125 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का जो नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री आपके हुआ करते, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्याख्या आपकी यहाँ पे दी है वही भारत के 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। तो आशा करता हूँ कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल वंदे मातरम 2.0 को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। और अगर रही PDF की बात, तो आप PDF जाकर टेलीग्राम चैनल पर फाइंड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको
मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो सभी वीडियोज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।